चलो भाई, रेडिएशन में अब आगे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। देखो, थर्मल रेडिएशन में बहुत सारे केसेस तो हमने ऐसे देखे हैं, जैसे अर्थ है, मान लो उसके ऊपर सन से लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है, किसी प्लेट के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जनरल केसेस तो हमने स्टडी कर लिए हैं कि थर्मल रेडिएशन कैसे वर्क करता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को कैसे यूज करना होता है। बट देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस जो हमें अच्छे से डिटेल में स्टडी करना चाहिए, एंड दैट केस इज द सिचुएशन इन विच वी हैव अ ब्लैक बॉडी, और उसको अगर मान लो सपोज हम किसी ऐसी सरफेस से हर तरफ से एनक्लोज कर देते हैं जिसका टेम्परेचर हमने एक जैसा मेंटेन करके रखा है। तो द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट। इसको हम लोग जनरली ब्लैक बॉडी इन अ ब्लैक कैविटी वाली सिचुएशन बोलते हैं। सिचुएशन ये है कि एक ब्लैक बॉडी है मेरे पास, इसका कुछ टेम्परेचर हो सकता है लेट्स से टी, और इसको मैंने किसी ऐसी कंटेनर से सराउंड कर दिया है जिसका टेम्परेचर टी नॉट है हर तरफ। मतलब ये जो आउटर सरफेस है, इसमें इधर 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 हर जगह देखोगे तो ये हर जगह से टेम्परेचर टी नॉट है। नाउ नोट केयरफुली कि ये एक स्पेशल केस है। बहुत सारे ऐसे केसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, इनको हम पहले डील कर चुके हैं। जैसे अर्थ और सन का सिस्टम है। अब आप अर्थ और सन के सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सन का हाई टेम्परेचर है, बट वो खाली एक साइड से एनर्जी डालता है। ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है वो हर तरफ से एक हाई टेम्परेचर के सन जैसे सरफेस से सराउंडेड है। दैट्स डेफिनेटली नॉट द केस। तो देयरफॉर ये जो पर्टिकुलर केस है, ध्यान रखना दैट दिस इज ओनली अ स्पेशल केस, और उसको हम अभी आगे देखते हैं कैसे डील करते हैं। तो वी हैव अ सिचुएशन इन विच अ ब्लैक बॉडी इज केप्ट इन अ कैविटी जिसकी सरफेस भी है परफेक्टली ब्लैक, और इसमें ऑब्वियसली अगर मान लो सपोज लेट अस से कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कैविटी की सरफेस से ज़्यादा है तो जो ओवरऑल हीट फ्लो होगी वो ऑब्जेक्ट से दूर जाएगी। अगर कैविटी की सरफेस ज़्यादा टेम्परेचर पे है, टी नॉट ग्रेटर है अगर मान लो सपोज, तो ओवरऑल हीट ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू गेन सम हीट, इट्स गोइंग टू हीट अप। तो यहाँ पे अभी अपन सब लोग ये सारी चीज़ देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट से कितनी हीट निकलती है इसके टेम्परेचर की वजह से, कितनी हीट इसके ऊपर पड़ती है उस रेडिएशन की वजह से जो कैविटी की सरफेस निकालेगी, और इन दोनों को मिला जुला के इसको कितना नेट गेन या नेट लॉस होता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो थर्मल रेडिएशन होता है वो सिर्फ उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट को पावर का जो लॉस होगा अपनी वजह से, जो अपना रेडिएशन ये एमिट करेगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू टी रेज टू 4। यू कैन इजिली सी कि ब्लैक बॉडी है तो इसमें कोई एमिसिविटी वगैरह लेने की जरूरत तो है नहीं, एमिसिविटी इज सिंपली 1। तो ये पावर का जो अपने टेम्परेचर की वजह से लॉस करेगा वो होगा इतना। अभी गेन थोड़ा सा ट्रिकी है। गेन में अगर आप देखो तो गेन में बात ये है कि ये जो सराउंडिंग सरफेस है ये बहुत सारी एनर्जी रेडिएट करेगी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप इसमें किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ, जैसे ब्लैक सरफेस में आप इस पॉइंट के ऊपर बैठ जाओ, ये पॉइंट से जो एनर्जी निकलेगी वो हर डायरेक्शन में निकलती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि जो ब्लैक सरफेस है उसकी लाइफ का एक ही टारगेट है कि मुझे अंदर वाले ऑब्जेक्ट को हीट अप करना है, तो वो बिल्कुल सारी एनर्जी उसी की तरफ देगा। जो सरफेस है वो एनर्जी तो हर डायरेक्शन में रेडिएट कर देगा। इसमें से जितनी एनर्जी एक सर्टेन रीजन के अंदर जाएगी, एक सर्टेन यू कैन से सॉलिड एंगल के अंदर जाएगी, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी। और बहुत सारी एनर्जी और भी ऐसी होगी जो रेडिएट तो सरफेस से होगी लेकिन ये वापस सरफेस को मिल जाएगी। तो अपने सरफेस अपने एक हाथ से चीज देगी और दूसरे हाथ से वही ले लेगी, तो ये भी सिचुएशन आएगी। तो ये आप 100% बोल सकते हो कि पावर रेडिएटेड बाय सरफेस अगर आप देखो कैविटी की सरफेस, तो ये हो जाएगी सिग्मा इंटू ए नॉट इंटू टी नॉट रेज टू 4। नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पावर का खाली एक फ्रैक्शन होगा, मे बी 1/3, 1/10, 1/100 व्हाटएवर। खाली इसका एक फ्रैक्शन होगा जो अपने अंदर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा। इसके सिवा बाकी रेडिएटेड पावर अंदर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं गिरेगी, इस ऑब्जेक्ट को, इस आउटसाइड बॉडी को ये वापस मिल जाएगी, ये बात है। तो अगर मान लो सपोज मेरे को लिखना है कि अंदर वाली बॉडी पावर का गेन कितना करेगी, तो दिस विल बी इक्वल टू सम फ्रैक्शन ऑफ सिग्मा ए नॉट टी नॉट रेज टू 4। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सी कि हमने ये देख लिया है कि पावर ये लूज कितनी करेगा, पावर ये बाहर से गेन कितनी करेगा। तो अगर मान लो अब आपको पावर का नेट लॉस चाहिए, पावर का नेट लॉस, या जिसको आप दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो कि नेट थर्मल करंट अगर आपको चाहिए विच इज फ्लोइंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन,
तो नेट थर्मल करंट दैट इज फ्लोइंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू 4, ये वाला टर्म लो और इसमें से इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। जितना आपने लॉस किया, अगर मान लो सपोज 100 का आपका लॉस हुआ है, लेकिन उसमें से अगर 40 की रिकवरी हो गई है, तो आपका जो टोटल नेट लॉस होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 40। तो देयरफॉर इसमें से जो रिकवरी हुई है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। रिकवरी में ध्यान रखना कि वी डोंट हैव एनी क्लू कि ये एफ क्या चीज है, लेकिन एफ इज सम काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन जो शायद इस पे डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है साइज में। अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा होगा तो यू कैन इजीली सी कि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ हीट इसके ऊपर गिरेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, बट एफ इज एसेंशियली द फ्रैक्शन ऑफ पावर रेडिएटेड बाय आउटर सरफेस व्हिच फॉल्स ऑन द इनर सरफेस। तो जो भी है, वी डोंट नो अबाउट दिस एफ, तो इसको एज इट इज आगे बढ़ा देते हैं। सिग्मा ए नॉट टी नॉट रेज टू 4, ये होगा इसका पावर का नेट लॉस। और अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई ये एफ क्या है, एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। रफली स्पीकिंग वी नो वेरी वेल कि एफ ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट अगर कैविटी के अंदर के ज्यादा स्पेस को फिल कर रहा होगा तो एफ की वैल्यू बड़ी होगी, कम स्पेस को फिल कर रहा होगा तो एफ की वैल्यू कम होगी, ये तो ठीक है। लेकिन अब एग्जैक्टली कितनी वैल्यू होगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन लकीली देयर इज अ स्मॉल ट्रिक जिससे हम एफ के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ के कुछ निकाल सकते हैं। देखो, हमें पता है कि अगर आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करो, हमने जीरोथ लॉ की कोई बात नहीं करी है, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। मैसेज फॉर द एडिटिंग टीम, ये जो मैंने बोला था कि जीरोथ लॉ की बात करो, मतलब जीरोथ लॉ की बात मैंने जहां से शुरू करी थी ये हम काट देंगे, इसको हम नहीं लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो, एज आई वाज सेइंग कि ये एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एफ की वैल्यू निकालने का एक बड़ा सीधा सा तरीका होता है। सी, हमें पता है कि हीट का जो नेट फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। और ऑब्वियसली अगर दो चीजों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की तो भाई डेफिनेशन यही है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनके बीच में नेट हीट फ्लो जीरो होगा। तो अब यहां पे भी देख लो कि अगर मान लो सपोज एक हम स्पेशल केस लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं, वैसे एक स्पेशल केस लेते हैं कि मान लो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो आप देख लो कि उस केस में जो नेट लॉस है पावर का वो जीरो होना चाहिए, बिकॉज दे विल नाउ बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लो सपोज मैं ये एक स्पेशल केस ले लेता हूं, तो इस स्पेशल केस के लिए जहां पे अगर मान लो सपोज टी और टी नॉट इक्वल हो जाते हैं, तो इस स्पेशल केस के लिए अपनी इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा ए टी नॉट रेज टू 4 माइनस एफ सिग्मा ए नॉट टी नॉट रेज टू 4 इज इक्वल टू 0। ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर अगर मैं इक्वल कर देता हूं तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसीलिए मैंने नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को यहाँ पे 0 कर दिया है। बट यू कैन इजीली सी कि अब इससे हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज आप देख लो टी नॉट कैंसिल हो गया है, सिग्मा कैंसिल हो गया है, और बड़े आराम से आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। यू कैन सी, मैं अलग से लिख देता हूँ, एफ अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका ए डिवाइडेड बाय ए नॉट, ये आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। और इसको नोट कर लेना है, छोटा सा बट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ की वैल्यू सिंपली डिपेंड करती है एरिया के रेशियोज के ऊपर। जनरली वी वुड एक्सपेक्ट दैट एफ विल बी अ मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग। एफ शायद इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो अंदर का ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल है या क्यूबिकल शेप है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन सरप्राइजिंगली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरप्राइजिंगली एफ की बड़ी सिंपल सी वैल्यू आती है, जो अंदर ऑब्जेक्ट रखा है उसका सरफेस एरिया लो, बाहर जो आपने कैविटी बना रखी है उसका सरफेस एरिया लो, इन दोनों सरफेस एरियाज का रेशियो जो होता है वो सिंपली आपका एफ के बराबर हो जाता है। तो इसको मैं फेयर में भी लिख देता हूं अभी, और इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, एफ इज इक्वल टू ए बाय ए नॉट। ये अपने आप में एक छोटा सा रूल है जो काफी आपको मदद करेगा, तो इसको तो नोट कर ही लेना। और बाकी इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लास्ट लाइन में हटा देता हूँ बिकॉज नाउ उसका काम तो अभी हो चुका है, तो अब इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। इसको यूज करके मैं क्या करूंगा, इसको यूज करके मैं एफ और ए नॉट का जो प्रोडक्ट है, आप देख लो एफ और ए नॉट का जो प्रोडक्ट है दिस इज नथिंग बट ए, तो इसको मैं ए से रिप्लेस कर देता हूं। तो सिग्मा ए टी रेज टू 4 तो है ही, ये सिग्मा हो गया, और एफ इंटू ए नॉट को मैं बोल देता हूं ए। एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन बिकम्स वेरी नाइस, बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर मान लो लेट अस से कि हम एक रूम में बैठे हैं, उस रूम के अंदर हमने एक चाय का कप रखा है। चाय का कप इज ऑलवेज अ वेरी पुअर एग्जांपल, बिकॉज
चाय के कप में बहुत सारा जो हीट लॉस होता है वो कन्वेक्शन से भी होता है, लेकिन मान लो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एक सेकंड के लिए, तो चाय का कप रखा और चाय मान लो सपोज रेडिएशन से खाली ठंडी हो रही है, कन्वेक्शन वगैरह हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर मान लो, तो जनरली अगर आपको चाय के कप का सरफेस एरिया पता है, चाय के कप का टेम्परेचर पता है और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर पता है, तो आप ये निकाल सकते हो कि पावर का नेट लॉस कितना होगा। ये जो हमने फाइनल इक्वेशन लिखी है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो दो कल्प्रिट्स थे अपने एफ और ए नॉट, ये दोनों आपस में, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को खत्म कर दिया। इन दोनों को मिला के अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास आ गया है ए। बिकॉज रियल लाइफ में एफ निकालना भी शायद काफी मुश्किल होगा, और अगर आपको मैं बोलूं कि यार जिस कमरे में बैठे हो उसका पूरा सरफेस एरिया निकालो, तो वो सब भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप कूल कर रहे हो तो जनरली ऑब्जेक्ट अपने हाथ में होता है, ऑब्जेक्ट का एरिया वेरिया निकालना हमारे लिए पॉसिबल होता है, तो ये सब चीजें निकालना मुश्किल होता था। लेकिन लकीली इन दोनों का प्रोडक्ट आपका सिंपली ए के बराबर है। तो अब लास्ट में देख लो, किसी में मैंने सिग्मा और ए को कॉमन ले लिया है, ये बाहर मैंने निकाल लिया और आपके पास फाइनली ये फॉर्मूला आ गया जो मैंने ऑलरेडी नीचे लिख रखा था। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के जनरल फॉर्म से डिराइव कर सकते हैं। तो लेकिन बट अगेन आई विल रिपीट दिस, ये ध्यान रखना कि ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का खाली एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लैक ऑब्जेक्ट को एक ब्लैक कैविटी के अंदर रखा था। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें आप यू माइट बी थिंकिंग सर ब्लैक ना भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा, आप देख लो बहुत फर्क पड़ जाएगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक नहीं है तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि पावर रेडिएटेड बाय सरफेस का जितना फ्रैक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, व्हाटएवर। तो दिक्कत ये आएगी कि पावर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विल नॉट बी दिस। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जो पावर का लॉस होगा वो भी, अब ब्लैक बॉडी नहीं है तो वो इस फॉर्म से नहीं आएगा, उसमें भी कुछ एप्सिलॉन वगैरह आएगा, देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस। इनफैक्ट बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें आगे चल के, अगर आप इसमें ब्लैक बॉडी एज्यूम ना करो तो। बिकॉज दिक्कत ये है कि ये रेडिएशन यहां से आया, अब अगर ये दोनों ही ब्लैक नहीं है तो इस रेडिएशन का कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट का भी कुछ पार्ट वापस आएगा, फिर इसका भी कुछ पार्ट वापस जाएगा, और ये चीज इनफाइनाइट बार चलती जाएगी, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। तो दिक्कत ये है कि अगर ये ब्लैक नहीं होते हैं तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है और वो अपने कोर्स के ऑनेस्टली स्पीकिंग बाहर चली जाती है। तो इसमें इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया है कि कैविटी और ऑब्जेक्ट दोनों ब्लैक है, और उस केस में ये सिंपल सा एक रिलेशन निकाल के ज्योमेट्री से हम आंसर निकाल लेते हैं कि पावर का जो नेट लॉस होगा, दैट मींस नेट थर्मल करंट या नेट रेडिएशन थर्मल करंट दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी विल बी गिवन बाय सिग्मा ए टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। इंटरेस्टिंगली फाइनली ये ए नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कैविटी का सरफेस एरिया कितना हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, खाली ये ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कैविटी की सरफेस का टेम्परेचर तो डेफिनेटली आता है, इस टेम्परेचर का आप कुछ नहीं कर सकते, दिस डेफिनेटली विल बी देयर। सो ये छोटा सा रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, और जहां जहां कैविटी के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे इसको जरूर लगाना है। मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है दैट कई बार स्टूडेंट्स इसका बड़ा मिसयूज करते हैं। अगर सन अर्थ वाला सिस्टम है तो उसमें भी इस रिजल्ट को लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट एप्लीकेबल। बिकॉज सिर्फ तब चलेगा जब एक ऑब्जेक्ट को हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की सरफेस से हर तरफ से सराउंड कर रखा हो। सन अर्थ वाला सिस्टम या एक प्लेट के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल रहे हैं, वो बिल्कुल अलग सिस्टम्स थे, उनके लिए आप उनके लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, उनके लिए जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ओरिजिनल फॉर्म था वो लगाओगे। ये फॉर्मूला आपका कैविटी वाली सिचुएशन में चलेगा, ये बात है। तो ये एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हमने यहाँ तक डिराइव कर ली है। तो चलो इस लॉ के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। सी, हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। मेरे पास एक परफेक्टली ब्लैक स्फीयर है इस तरीके से ऑफ रेडियस कैपिटल आर। किसी बंदे ने इसको मान लो सपोज 200 केल्विन पे किसी तरीके से मेंटेन कर रखा है, और उसके अराउंड हमने एक और स्फीयर बना दिया। ये जो अब बाहर वाला है ये एक तरह का एक हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर की सरफेस को हमने 100 केल्विन के ऊपर किसी तरीके से मेंटेन कर रखा है। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि नेट हीट अब आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और क्वेश्चन में इन्होंने बड़ी सिंपल सी बस यही चीज पूछी कि भाई बस ये निकाल दो that what is the net rate at which the heat is being lost by the inner sphere। तो आप देख लो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। हमें पता है कि पावर का जो नेट लॉस होता है, जिसको हम थर्मल करंट वगैरह वगैरह भी बोल सकते हैं, ये हो जाता है सिग्मा ए टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। यू कैन इजीली सी कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। सिग्मा की वैल्यू भी नहीं डालेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। एरिया अब आप देख लो,
बस इसमें ध्यान रखना कि एरिया आपको सरफेस के एरिया से अब कोई मतलब नहीं है, उसको हम निकाल चुके हैं। एरिया आपको खाली अंदर वाले ऑब्जेक्ट का लेना होता है एंड दैट एरिया विल बी सिंपली 4πr²। टी अगर आप देखोगे तो 200 है, तो 200⁻4 माइनस 100⁻4। आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो और ये आ जाएगा आपका नेट पावर लॉस बाय द स्फीयर दैट इज बीइंग प्लेस्ड इनसाइड दिस कैविटी। और बिना कहे हमने इसमें चुपचाप एज्यूम कर लिया था दैट एवरीथिंग इज अ ब्लैक बॉडी, बट ध्यान रखना कि जो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं ये हमने ब्लैक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ ब्लैक कैविटी के लिए निकाला है, सो उसको अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। हालांकि अगर मान लो सपोज ये ब्लैक ऑब्जेक्ट ब्लैक कैविटी वाली सिचुएशन नहीं भी है, तो भी इस रिजल्ट का एक अपग्रेडेड फॉर्म भी होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट पेज। सी, अगर मान लो सपोज मेरे पास सिचुएशन ऐसी है दैट देयर इज अ जनरल बॉडी इनसाइड अ जनरल कैविटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर ना ये परफेक्टली ब्लैक है ना ये परफेक्टली ब्लैक, तो दिक्कत ये है कि जो रेडिएशन यहाँ से निकलेगा वो थोड़ा सा वापस भी आएगा, फिर थोड़ा सा जाएगा, फिर वापस आएगा, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट बार चलता रहेगा, विच इज गोइंग टू मेक द थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट साइंटिस्ट कैन डू दोज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, और वो सारे कॉम्प्लिकेटेड अजीब अजीब से कैलकुलेशंस करके ये निकाला जा सकता है, ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास जो अंदर का ऑब्जेक्ट मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, इसकी एमिसिविटी अगर मान लो एप्सिलॉन है, जो सरफेस कैविटी की है इसकी एमिसिविटी एप्सिलॉन नॉट है, टेम्परेचर अगर टी और टी नॉट है, तो इट कैन बी शोन दैट कि इस पर्टिकुलर जनरल केस में जो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा सा ये फॉर्मूला होता है। यू कैन रफली सी कि सिग्मा ए T⁻4 माइनस T⁻4 वही है जो अभी हमने फॉर्मूला याद किया था, ये तो वही सेम चीज है। लेकिन जो एमिसिविटीज होती है दोनों की, कैविटी की और ऑब्जेक्ट की, वो भी इन्वॉल्व होती है, और वो मिला जुला के ये कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला होता है। आई विल नॉट इवन रीड इट आउट बिकॉज ये तो मैंने खाली इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए डाल दिया। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये आपके कोर्स के बाहर है। इसका खाली एक स्पेशल केस है जो आपके कोर्स में है। अब ध्यान से देखो कि हम स्पेशल केस के ऊपर ऑलरेडी थे, उसके भी स्पेशल केस में चले गए। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जनरल था और उसका एक स्पेशल केस था वेयर कैविटी वेयर एन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी। हम उसके अंदर भी एक स्पेशल केस पे चले गए कि अगर मान लो सपोज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत स्मॉल हो एज कंपेयर टू कैविटी। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच 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 लेस देन एरिया ऑफ कैविटी, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आप खुद ही देख लो कि ये रेशियो अगर रियली रियली बहुत ही स्मॉल है तो इस रेशियो को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आप देख लो इस पूरी चीज को अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी, बिकॉज खाली ये 1/ε बचेगा नीचे जो कि अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। तो इफ यू नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, सेकंड टर्म इन द डिनोमिनेटर, तो आपके पास इक्वेशन में सिर्फ ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, और आप चेक करके देख सकते हो कि आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी विच इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर इन फैक्ट, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि हमें पता है कि नॉर्मली अगर आप देखो तो एक नॉर्मल बॉडी जो पावर एमिट करती है वो होती है एप्सिलॉन सिग्मा ए T⁻4, और अगर उसको कैविटी में रख दोगे तो बस एप्सिलॉन सिग्मा ए T⁻4 वही रहेगा, उसमें ब्रैकेट में T⁻4 माइनस T⁻4 आ जाएगा। दैट्स इट। इन अदर वर्ड्स जो हमारा पिछला रिजल्ट था ब्लैक बॉडी वाला, उसी के अंदर एक एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना कि हमने ब्लैक बॉडी वाला रिजल्ट क्या किया था, डिराइव किया था प्रॉपरली, पूरा हमने डिराइव करके देखा था, और उसमें ऐसा कोई अजम्पशन नहीं था कि बॉडी का एरिया ऑब्जेक्ट के कैविटी के एरिया से बहुत 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 स्मॉल हो, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं था। तो ये डिराइव्ड रिजल्ट है, प्रॉपरली लॉजिकली डिराइव किया है, और इसमें किसी तरह का कोई अजम्पशन नहीं है। और लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो रिजल्ट है जनरल बॉडी वाला, नंबर 1 हमने ये डिराइव नहीं किया है, नंबर 2 इसमें एक assumption इन्वॉल्व है that a is much 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 less than a0, तो ये खाली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए चलेगा which works for many practical cases but it will not work for many cases also। तो ये ध्यान रखना कि किस केस में कौन सा रिजल्ट चलेगा, बिकॉज जेई में मेंस तक तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवांस वालों का ये फेवरेट काम है कि वो कुछ ना कुछ रिजल्ट ऐसा उठाते हैं जिसमें उनको पता होता है कि स्टूडेंट उस रिजल्ट को यूज तो करते आ रहे हैं, लेकिन कईयों को ये क्लियर नहीं होता है कि वो कब लगेगा या कब नहीं लगेगा, तो वो जानबूझ के कुछ ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जहां पे उसकी एप्लीकेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है, एंड देन दे विल मे बी आस्क सम क्वेश्चन जो व्हिच विल रियली टेस्ट योर बेसिक्स। तो ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए चलता है, अदरवाइज ये नहीं चलता है। बट फिर भी
जहां चलता है बढ़िया है, वहां पे आप यूज करो इसको, क्योंकि अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए था, और ब्लैक बॉडी से तो बहुत ज्यादा आपको कॉमनली नॉन जनरल बॉडीज मिलेगी, तो ये आपका एक जनरल बॉडी के लिए भी चलता है। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट भी याद रखना। तो फाइनली हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है कि एक ब्लैक बॉडी हो चाहे एक जनरल बॉडी हो, अगर उसको एक कैविटी के अंदर बंद कर देते हो तो उसके अंदर से नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा, ये निकालना हमें अच्छे से आ गया है। और अब इसका अपन यूज करेंगे, और इसका यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम बनाने और सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा लॉ और होता है जिसको ये लोग किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। लेट मी शो यू द स्लाइड। एक लॉ होता है जिसको किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। लाइक 10th में आपने पढ़ा होगा शायद थोड़ा बहुत कि किरचॉफ्स लॉ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, करंट में तो आता ही है, बट किरचॉफ वाज एपरेंटली अ वेरी वर्सेटाइल गाय, और उन्होंने यहाँ पे भी कुछ रेडिएशन में भी काफी कुछ काम किया था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉ होता है विच इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, और उसको भी अपन देखेंगे। और पहले तो देखो मैं लॉ बता देता हूँ, बड़ा अच्छा सा लॉ है। किरचॉफ्स लॉ सिंपली स्टेट्स दैट कि अगर मेरे पास कोई भी जनरल बॉडी है, नॉट ब्लैक बॉडी, कोई भी एक जनरल बॉडी है, और इसकी एब्जॉर्प्टिविटी अगर मान लो सपोज अल्फा है, और इसकी एमिसिविटी अगर मान लो एप्सिलॉन है, सॉरी। तो किरचॉफ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकाला था, पहले एक्सपेरिमेंटली शायद निकाला होगा, उसके बाद उसको प्रूव भी कर दिया था। किरचॉफ ने एक बड़ी सिंपल सी चीजें निकाली थी कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए एप्सिलॉन और अल्फा ये दोनों हमेशा एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। नाउ इट साउंड्स लाइक अ वेरी वियर्ड आइडिया, बिकॉज एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा। अल्फा ज्यादा होगा जनरली तो एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होगी, चीजें ब्लैक दिखाई देती है। तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये तो दोनों उल्टे रिजल्ट्स है ना, कि मतलब ये ज्यादा होगा तो ब्लैकनेस ज्यादा होती है, ये ज्यादा होता है तो ब्राइटनेस ज्यादा होती है, तो ब्लैकनेस इक्वल टू ब्राइटनेस, लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। अभी देखते हैं, रिजल्ट काफी लॉजिकल है और इसको हम प्रूव भी करेंगे पहले तो। और हालांकि प्रूव करने से पहले थोड़ा सा अपन मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि हमने ये चीज शुरू से देखी है कि परफेक्टली ब्लैक चीज आपको ब्लैक दिखे ये जरूरी नहीं है। सन अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब बस यही होता है कि वो आने वाली सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अपने पॉकेट से कितनी एनर्जी स्पेंड करेगी उसका कोई हिसाब नहीं होता है उसमें। और रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो अगर मान लो सपोज लेटर से कि अगर आप मान लो मुझे और अंबानी को कंपेयर करते हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ मित्तल सर का मंथली खर्चा ज्यादा है या अंबानी सर का मंथली खर्चा ज्यादा है, तो इसमें दो बार सोचने वाली बात ही नहीं। ऑब्वियसली अंबानी का खर्चा मुझसे काफी ज्यादा होगा। क्यों? सिंपल सी बात है, बिकॉज ही इज अर्निंग मच मोर देन मी। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर एक ब्लैक बॉडी आप देखोगे और एक नॉर्मल बॉडी देखोगे, तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, आने वाली सारी एनर्जी को खींच लेती है, कुछ नहीं छोड़ती है। जनरल बॉडी उस एनर्जी के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ट्रांसमिट करेगी, उसका खाली एक फ्रैक्शन एब्जॉर्ब करेगी। मतलब इनकम अगर आप देखो तो ब्लैक बॉडी की ज्यादा है, एंड अंडर द सेम कंडीशंस एक जनरल बॉडी की इनकम कम होगी। और ऑब्वियस ही बात है कि जो कमाएगा ज्यादा वो खर्चा भी ज्यादा करेगा। तो इट इज क्वाइट लॉजिकल। अगर आप रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो रियल लाइफ में भी इनकम जिसकी ज्यादा होगी मोस्टली अगर आप देखोगे तो उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। वो सेम चीज यहाँ पे भी है कि ब्लैक बॉडीज और जनरल बॉडीज में भी ब्लैक बॉडीज अगर आने वाली सारी एनर्जी पकड़ लेती है और उनको सेम ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो भाई जो ज्यादा एनर्जी ले रहा है उसको अगर टेम्परेचर सेम मेंटेन करके रखना है तो उसको वही खर्चे भी अपने बढ़ाने पड़ेंगे, और इसलिए उसका एप्सिलॉन भी ज्यादा होता है। दैट्स रफली द आइडिया। दैट्स अ वेरी नॉन टेक्निकल काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन इससे थोड़ी सी फील आ जाती है कि जो ये लॉ है, देखो मैथमेटिकली तो अभी हम 2 मिनट में प्रूव कर देंगे, लेकिन उससे फील नहीं आती। खाली मैथमेटिकली प्रूव करने से फील आना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज तो ये लगता रहेगा कि हाँ सर ने कुछ मैथमेटिक्स लगा के तो प्रूव कर दिया, लेकिन यार मामला तो गड़बड़ी लग रहा है, कुछ अजीब लॉ है, कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज आते रहेंगे। बट नाउ यू विल नॉट बी फीलिंग दैट द लॉ इज अजीब। और बाकी हम मैथमेटिकली इसको प्रूव कर देते हैं। देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कई तरीके से बुक्स में प्रूव करते हैं इसको। जैसे अच्छी बुक्स में जनरली इसको इस तरीके से प्रूव करते हैं, कहते हैं कि मान लो मेरे पास कोई भी सैंपल है। अब ये सैंपल जो है ये बिल्कुल ब्लैक बॉडी नहीं है, इसका कुछ एप्सिलॉन है, कुछ इसका अल्फा है मान लो, और इसको मैं मान लो सपोज एक परफेक्टली ब्लैक कैविटी या ब्लैक एनक्लोजर के अंदर रख देता हूं। मतलब ये जो भी रेडिएशन देगा ये पलट के वापस नहीं आएगा, बस ये मतलब है ब्लैक एनक्लोजर का। मान लो मैं इसको एक ब्लैक एनक्लोजर में रख देता हूं सपोज। अब आप देखो अब क्या होगा कि ये जनरल बॉडी जो पावर का लॉस होगा, इसका पावर लॉस बाय जनरल बॉडी को मैं डिनोट करता हूं पीजी से। पावर लॉस बाय जनरल बॉडी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी रेज़ टू 4। इस ऑब्जेक्ट का एरिया ए है, टेम्परेचर टी है,
सरफेस कैविटी की जो है इसका एरिया ए नॉट बोल देता हूँ, टेम्परेचर टी नॉट बोल देता हूँ सपोज। तो आप ये देखो कि अभी मैंने नेट लॉस नहीं लिखा है, मैंने खाली लिखा है कि अपने टेम्परेचर की वजह से जो ये पावर का लॉस करेगा वो होगा इतना। लेकिन इसके ऊपर कैविटी की सरफेस के रेडिएशन का भी कुछ फ्रैक्शन गिरेगा। तो कैविटी की सरफेस, अभी ध्यान से देखो, कैविटी की सरफेस जो पावर रेडिएट करेगी वो हो जाएगी सिग्मा ए नॉट टी नॉट रेज टू 4। ध्यान रखना कैविटी को मैंने परफेक्टली ब्लैक मान लिया है, तो इसमें एप्सिलॉन लगाने की जरूरत नहीं है अभी। तो कैविटी की सरफेस जो पावर रेडिएट करेगी वो होगी इतनी। उसका अगर एक फ्रैक्शन अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा जो एनर्जी वो पावर वो होगा इतना। और ऑब्जेक्ट भी परफेक्ट नहीं है, तो जितनी एनर्जी गिरेगी उसका भी एक फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब करेगा। उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब करेगा? अल्फा। तो देयरफॉर जो लॉस था वो तो सिंपल था, लेकिन जो गेन होगा वो सारे के सारे फैक्टर्स मिला के होगा इतना। और अब आप देख लो कि पावर का जो नेट गेन होगा, सॉरी नेट लॉस होगा फॉर अ जनरल बॉडी, वो हो जाएगा इतना, दोनों का डिफरेंस। तो ये हमने सबसे पहले एक इक्वेशन लिख ली कि अगर एक जनरल बॉडी है तो जनरल बॉडी पावर लॉस और पावर गेन मिला जुला के उसका जो थर्मल करंट होगा उससे जो बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है वो हो जाएगा इतना। और अब मैं दूसरा काम करता हूं। अब अगर मान लो सपोज मैं सेम सिचुएशन के अंदर मैं इस जनरल बॉडी को हटा देता हूं और एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज सेम कॉन्फ़िगरेशन में एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी लाके रख देता हूं। जो ब्लैक बॉडी में रख रहा हूं वो बाहर से शेप एंड साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन बस फर्क ये है कि ये ब्लैक बॉडी है। तो अगर मान लो ब्लैक बॉडी रखता हूं तो ब्लैक बॉडी के लिए अगर मैं ये सारी की सारी इक्वेशन दोबारा लिखता हूं तो ध्यान से देखो कि ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा। ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा ए टी रेज टू 4 हो जाएगा फर्स्ट वाला टर्म, बिकॉज एप्सिलॉन फॉर ब्लैक बॉडी इज 1। एक तो ये टर्म हो जाएगा और दूसरा टर्म भी आप देख लो अल्फा भी ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाएगा। और बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी बिकॉज जो ब्लैक बॉडी आपने रखी है उसका शेप साइज ओरिएंटेशन सब सेम है। अगर तो एफ खाली उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सेम रहेगा, रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कैविटी सरफेस। तो देयरफॉर अगर एक ब्लैक बॉडी रखोगे तो उसके लिए सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा आपका एफ सिग्मा ए नॉट टी नॉट रेज टू 4। ये ब्लू वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद मान लो सपोज ये दोनों इक्वेशंस को हम थर्मल इक्विलिब्रियम पे लेके जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम पे आप देखो, अगर मान लो सपोज अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है या जो ब्लैक बॉडी रखी है इसका टेम्परेचर अगर कैविटी की सरफेस के बराबर यूज होता है टी नॉट के बराबर, तो हमें पता है कि नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सिंपली 0 हो जाता है। तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो आपकी फर्स्ट वाली जो ब्लैक वाली इक्वेशन है वो हो जाएगी एप्सिलॉन सिग्मा ए टी रेज टू 4 इज इक्वल टू अल्फा एफ सिग्मा ए नॉट टी नॉट रेज टू 4। और ये टी जो लिख रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड पे उसको मैं टी नॉट बना देता हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम में ब्लैक वाली इक्वेशन हो जाएगी ऐसे, और इसमें अब आप देख लो जो जो कैंसिल करना चाहो, टी नॉट रेज टू 4 कैंसिल कर दोगे, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, तो यू विल हैव एप्सिलॉन इनटू ए इज इक्वल टू अल्फा एफ मल्टीप्लाइड बाय ए नॉट। ये आपके पास आ जाएगा। और वैसे तो देख लो कि हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर ही रखा है दैट ए इज इक्वल टू एफ ए नॉट, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो वैसे आप यहीं से इन दोनों को काट दोगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा प्रूव हो जाएगा, आपको सेकंड इक्वेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, चलो कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन अब ब्लू कलर से लिखी दी है तो उसको भी यूज कर ही लेते हैं। अब इसमें भी अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम लगा देते हो ब्लू वाली इक्वेशन में तो आप देख लो कि सिग्मा ए टी रेज टू 4 इज इक्वल टू एफ सिग्मा ए नॉट टी नॉट रेज टू 4। यहाँ पे भी टी और टी नॉट अगर इक्वल होते हैं तो यू कैन कैंसिल ऑल दीज थिंग्स और कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। और अभी जो लिख रहा हूं कॉल दिस एज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इसको बोल देते हैं। और सेकेंड इक्वेशन कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बट फिर भी चलो मान लो लिखी दी थी इक्वेशन तो प्रूव दोबारा देख लिया हमने। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो यू कैन इजीली सी कि ये चीजें अगर आप कैंसिल कर देते हो तो आपके पास सिंपली आ जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा। एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी किसी भी बॉडी के लिए इक्वल होती है, और इसी को थोड़े अच्छे लैंग्वेज में लोग ऐसा बोल देते हैं दैट अ गुड एमिटर इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मुझे याद है बनाया वो स्मॉल, मुझे रूल बड़ा अजीब सा लगता था, याद कर लिया था, स्कूल में बोला था याद करने को तो याद कर लिया था,
प्रूफ वूफ पता नहीं था, बट लॉ तो हमने याद कर लिया था, बट आई ऑलवेज फेल्ट दिस कि यार क्या अजीब सा लॉ है। लेकिन आप सोच के देखो, जो अंबानी वाला मैंने एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से आप सोच के देखो कि ये जो दोनों के दोनों है ये इक्वल है, दिस इज नॉट स्ट्रेंज ऑल्सो। लॉजिकली भी अगर आप देखो तो इन दोनों की इक्वालिटी का लॉजिक भी डेफिनेटली बनता है, बट ध्यान रखना कि ये सिंपल सा जो लॉ होता है उसको किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं कि एप्सिलॉन और अल्फा ये दोनों के दोनों आपके इक्वल होते हैं फॉर एनी जनरल बॉडी। तो देयरफॉर अभी पिछली थोड़ी देर में हमने जो जो चीजें देख ली है शॉर्ट में हल्का सा सम अप कर लो उनको। हमने अभी ये देखा है कि अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी एक ब्लैक कैविटी के अंदर रखी है तो उसके केस में हमने देखा कि जो पावर का नेट लॉस होता है वो होता है सिग्मा ए और ब्रैकेट में T⁴ माइनस T⁴. ये जो लॉ है ये लॉ हमने प्रॉपरली डिराइव किया है और इसमें कोई ऐसा एजम्पशन नहीं था दैट A इज मच लेस देन A0। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं एक जनरल बॉडी को एक जनरल कैविटी के अंदर रख देते हो तो इस लॉ के आगे खाली एक एप्सिलॉन लगाना पड़ता है और ये लॉ फिर चल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि जनरल बॉडी के केस में जो लॉ बन जाता है वो खाली तब चलेगा जब आपने A मच लेस देन A0 का रखा हो, अदरवाइज वो लॉ नहीं चलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। और तीसरा हमने किरचॉफ्स लॉ डिराइव करके देख लिया और समझ के देख लिया मोर इंपॉर्टेंटली कि एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा होता है और क्यों कैसे होता है वो सारी चीजें हमने देख ली है। तो ये सारी की सारी चीजें सबसे पहले अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो भाई थर्मल रेडिएशन में और आगे चलते हैं। और उसके बाद ये जो हमने कैविटी वाला कंसेप्ट देखा है इस कंसेप्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे विच इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और बड़ा पुराना लॉ है, इनफैक्ट हम थ्योरी जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा सीधे उल्टे ऑर्डर में देख रहे हैं। अगर हिस्टोरिकली देखोगे तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत पुराना लॉ था, मींस दिस वाज गिवन बाय न्यूटन मच बिफोर देन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड एवरीथिंग। लेकिन अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आने के बाद ये समझने के बाद दैट लॉ इज मोर एक्यूरेट एंड मोर फंडामेंटल देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब चीजों को अगर सही लॉजिकल ऑर्डर में रख दिया जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक ऐसा लॉ है जो बहुत पहले न्यूटन ने दिया था, लेकिन स्टीफन का जनरल लॉ आने के बाद लोगों ने देखा कि आप बड़े आराम से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से डिराइव कर सकते हो। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था वो मैं पहले आपको रफली बता देता हूं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली ये था कि अगर मान लो सबसे पहले तो न्यूटन ने कहा कि रेट ऑफ कूलिंग मैं डिफाइन करूंगा, तो एंड दैट वाज वेरी सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं है। सी अगर मान लो सपोज किसी चीज का टेम्परेचर मान लो T है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को न्यूटन ने बोला था रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यू नो वेरी वेल कि दिस फेलो इज नोन एज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इसको न्यूटन ने कहा था रेट ऑफ हीटिंग। और इसी में अगर एक माइनस साइन लगा दोगे तो यू नो कि कैलकुलस के नोटेशन के हिसाब से ये हो जाएगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और इसी को न्यूटन ने कहा था रेट ऑफ कूलिंग। तो सबसे पहले तो नोट्स में ये चीज अपने लिख लेना कि ये माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है इसको न्यूटन ने कहा था रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, एक बात तो ये। और उसके बाद फिर फाइनली न्यूटन ने एक बड़ी सिंपल सी चीज कही कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T0 है, उसका टेम्परेचर अगर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तभी वो कूल करेगा, एंड यू कैन इजीली सी दैट दैट्स कॉमन सेंस, ऑब्वियस सी बात है, वहां तक तो ठीक है। और दूसरा उन्होंने एक और बात करी कि जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, मतलब जितनी तेजी से ये कूल करेगा, दिस रेट ऑफ कूलिंग उन्होंने कहा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाला होगा शायद उस टाइम पे कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सोच के देखो तो ये थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस को तो सेटिस्फाई करता है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो सपोज टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो तेजी से हीट फ्लो होगी, तेजी से हीट फ्लो होगी तो चीजें जल्दी जल्दी ठंडी होंगी। तो ये बात तो ठीक है कि रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड तो करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये मतलब ये जो लॉ है ये लॉ भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली ट्रू होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू, अप्रोक्सीमेटली अंडर सर्टेन कंडीशंस ट्रू होता है। लेकिन न्यूटन के टाइम पे अगर आप देखो तो ये रिजल्ट काफी अच्छा माना जाता था, इसको लोग काफी यूज भी करते थे। और ये चीज कॉमन सेंस है कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने से तेजी से ठंडा होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये आपको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है या सेकेंड पावर के प्रोपोर्शनल है या थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो काम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ज्यादा अच्छे से करता है, लेकिन फिर भी न्यूटन का जो ये पुराना लॉ था ये अभी भी कुछ सर्टेन कंडीशन में, सर्टेन अप्रोक्सीमेट कंडीशंस में इस लॉ को अभी भी काफी यूज किया जाता है। इस वजह से ही हम इसको पढ़ेंगे भी, हम इसको खाली हिस्टोरिकल रीजन से नहीं पढ़ रहे,
ये भी बात है कि इसको अभी भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में इसका काफी यूज होता है। तो हम इस रिजल्ट को डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी बना के देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस रिजल्ट को कैसे डिराइव किया जाता है और कैसे प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, जरा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को जरा 5 मिनट के लिए भूल जाओ और हम अपने फंडामेंटल से शुरू करते हैं। फंडामेंटल आइडियाज क्या थे हमारे फंडामेंटल आइडियाज ये थे कि अगर मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक कैविटी के अंदर रखा है और ये भी मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्मॉल है, इसका सरफेस एरिया स्मॉल है, अगर ये भी मान लेते हैं, तो हमने देखा था कि इस ऑब्जेक्ट का जो नेट पावर लॉस होता था ये होता था एप्सिलॉन सिग्मा ए टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। नेट पावर लॉस जो होता था वो पावर लॉस आपका इस तरीके से आता था। और इसी में आप देख लो कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल नहीं मानना चाहते हो तो आप ब्लैक बॉडी मान लो, ब्लैक ऑब्जेक्ट ब्लैक कैविटी मान लोगे, तो ये एप्सिलॉन हट जाएगा यहाँ पे और ऑब्जेक्ट को स्मॉल मानने का कंस्ट्रेंट हमारा खत्म हो जाएगा। बट अभी इस डेरिवेशन में हम ऑब्जेक्ट को स्मॉल मान के चलते हैं और फिर ये ब्लैक वगैरह का चक्कर अपना नहीं रहेगा। तो लेट अस से अगर ये सिचुएशन थी तो पावर का जो नेट लॉस होगा वो तो इतना होगा। अब एक काम और करते हैं, अगर मान लो हम एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस हम ऐसा देखते हैं जिसमें मान लेते हैं सपोज कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच का वो टेम्परेचर के कंपैरिजन में स्मॉल है। मतलब जो डेल्टा टी है वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ले लो या सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ले लो, इनके कंपैरिजन में मान लो स्मॉल है। सी टेम्परेचर्स को अगर आप केल्विन में देखोगे तो 300 केल्विन इज अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ अ टेम्परेचर। 300-400 केल्विन तो बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर मान लो सपोज एक रूम के अंदर आपने एक थोड़ा सा हॉट ऑब्जेक्ट रख दिया, अब रूम 300 केल्विन पे है और ऑब्जेक्ट अगर मान लो लेट अस से 330 केल्विन के ऊपर है, तो 330 और 300 कंपेरेबल से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 30, दैट 30 विल बी सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन 300 एंड 400। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि अगर मान लो कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन है जो कि डे टू डे लाइफ में कई बार आती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्परेचर अगर सराउंडिंग से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो उस केस में हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने वाले हैं। और क्या अप्रोक्सीमेशंस करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सी मान लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो मान लो सपोज कैपिटल टी है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इससे थोड़ा सा मान लो सपोज कम है। अगर मान लो तो सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को तो मैं टी नॉट से डिनोट करूंगा और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मैं डिनोट कर देता हूं मान लो सपोज टी नॉट प्लस एक्स, वेयर x इधर ही लिख देता हूं, x इज मच मच लेस देन t एज वेल एज t नॉट। x भी अगर आप देखो तो x भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस इसके टेम्परेचर के ही रहेंगे। ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मैं लिख देता हूं अगर मान लो इस तरीके से। तो अब आप देखो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से अगर चलते हैं तो टी नॉट प्लस एक्स रेज टू 4 टी नॉट रेज टू 4 ये हो जाता है। एंड यू कैन इजीली सी कि अब इसमें मैं कुछ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूं। तो इसमें मैं एक काम करूंगा कि ये टी नॉट को कॉमन ले लूंगा इसमें से और इधर से भी टी नॉट कॉमन लेके सब जगह से बाहर निकाल लेता हूं मैं। तो एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट रेज टू 4 1 प्लस एक्स बाय टी नॉट रेज टू 4 माइनस 1। ये मैंने अभी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, लेकिन यहां तक मैंने लिख लिया है कि अगर आप एक्यूरेटली चलते हो, अगर आप अप्रोक्सीमेट लॉ की बात ही नहीं करते शुरू में, अगर आप एक्यूरेटली चलते हो तो एक्यूरेटली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको ये बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट बीच का जो ऑब्जेक्ट है ये जो नेट पावर लूज करेगा वो किस रेट से लूज करेगा आप लिख सकते हो ऐसे। और अभी इसमें हम अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं, बट रफली आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि हम करना क्या चाहते हैं। हम करना बेसिकली ये चाहते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से निकाल लेंगे कि पावर लॉस कितना होता है और जितनी तेजी से आप पावर लूज करोगे उतनी तेजी से आपका टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो इसका यूज, इसको अब हम आगे चल के टेम्परेचर के लॉस से रिलेट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, उतना दूर जाने से पहले एक काम करते हैं कि पहले इस रिजल्ट को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। तो देखो हम इसमें लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इस 4 को नीचे लेके आएंगे। अब आप खुद ही देख लो कि अगर ये फोर्थ पावर नीचे आ गई तो चीजें एक्चुअली काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी। एक तो फोर्थ पावर से छुट्टी मिल गई और दूसरे आप देख लो कि ये 1 और 1 माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं ये सारा का सारा काम कर देता हूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट रेज टू 4
ब्रैकेट में मैं प्लस और -1 कैंसिल कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय टी नॉट, और कम से कम इतनी शर्म हमें होनी चाहिए कि हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली का साइन तो लगा ही दे, बिकॉज हमने एक अप्रोक्सीमेशन तो डेफिनेटली किया है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ तक जब तक हम लेके चल रहे थे तब तक रिजल्ट एक्यूरेट था। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जनरल रिजल्ट था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो जिस चीज को मैं बॉक्स कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये रिजल्ट खाली तब चलेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होगा। तो अभी क्या करते हैं, ओरिजिनल सारा का सारा जो रफ वर्क था वो हटा देते हैं, क्योंकि हमें लास्ट वाला जो लाइन है इसी से मतलब है अभी। और इसमें भी आप देख लो, इसमें एक टी नॉट और एक टी नॉट यहाँ से कैंसिल वैंसिल भी हो जाएगा। सो लेट्स डू ऑल दोस थिंग्स। तो ये आ जाता है आपके पास 4 एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और अब जरा मैं एक्स को भी पुट करने वाला हूं। ध्यान से देखो, ये एक्स क्या था, एक्स का मतलब था टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक्स अल्टीमेटली था टी माइनस टी नॉट, ये बात है। तो x को भी मैंने हटा दिया, x से भी अपना काम निकल चुका है, तो x को भी उड़ा देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया है बेसिकली कि जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर अगर बाहर वाले से हल्का सा ही ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली जो उसका नेट पावर लॉस होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें मिल गया है। और एज आई वाज सेइंग, अप्रोक्सीमेटली साइन तो बिल्कुल लगा देना चाहिए। और अब हम इसमें थोड़ी सी कैलोरीमेट्री लगा देते हैं। हमें पता है कि पावर का, या चलो कैलोरीमेट्री लगाने से पहले हमें पता है कि पावर का मतलब होता है dq बाई dt। dq बाई dt इज गेन ऑफ पावर, और अगर लॉस है तो उसको हमें माइनस dq बाई dt रखना चाहिए। और राइट हैंड साइड तो खैर कॉपी कर दो, 4 एप्सिलॉन सिग्मा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो आप कॉपी कर दो। एंड नाउ यू कैन सी कि हमें कैलोरीमेट्री से पता है दैट dq इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस हियर, dq इज इक्वल टू mc dt। अगर अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है आपने, इसका मास है अगर m, इसकी स्पेसिफिक हीट है अगर मान लो c, तो आप dq की जगह mc dt रख सकते हो। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में आप इसको पुट कर दो, तो माइनस mc dt, नीचे टेम्परेचर सॉरी टाइम तो है ही, इज इक्वल टू दिस थिंग। ये बन जाएगी इक्वेशन। एंड यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 99% हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूव कर दिया है। बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था कि रेट ऑफ कूलिंग, नाउ यू कैन सी कि जिसको मैं बॉक्स एनसर्कल कर रहा हूं, ये है माइनस डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी, ये है रेट ऑफ कूलिंग। ये रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमने डेफिनेटली प्रूव कर दिया है एक बात। और बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं, उन बाकी सारी की सारी चीजों को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने वाला हूं। तो काफी सारी चीजें इसके सिवा भी, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि अगर एक रूम के अंदर एक चाय का कप ठंडा हो रहा है तो रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा रफली, बाकी सारी की सारी चीजें भी कांस्टेंट रहेगी, खाली कप का जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा। तो देयरफॉर मैं बाकी सारी की सारी चीजों को कांस्टेंट की जगह डाल के अब फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं। और ये फाइनल रिजल्ट जो है इसको हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और रेट ऑफ कूलिंग ये लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 4 एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट क्यूब अपॉन mc ब्ला ब्ला, जो भी चीजें हैं, ये सारी की सारी जो चीजें, ये पूरा का पूरा बड़ा सा एक कांस्टेंट है जिसको हम सिंपली k बोल के निकल लेंगे साइड से। और दिस इज इक्वल टू दिस। ये फाइनली रिजल्ट आ जाता है। और ये रिजल्ट न्यूटन ने ऑब्वियसली ऐसे डिराइव नहीं किया था, न्यूटन ने तो एक्सपेरिमेंटली निकाला होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ध्यान रखना कि ये रिजल्ट जनरल रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट खाली तब चलेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बट बाकी इस रिजल्ट को काफी यूज किया जाता है जेई लेवल पे, और इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि टेम्परेचर की ये फोर्थ पावर नहीं आती है यहाँ पे। फोर्थ पावर से हमें छुट्टी मिल जाती है। नाउ यू माइट स्टिल से कि सर थर्ड पावर तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसका अभी देखना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप देखना कि इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये जो चीज है ये पूरी की पूरी कांस्टेंट के अंदर निकल जाएगी। तो देयरफॉर इस तरीके से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को प्रूव करते हो। ये रिजल्ट याद रखना, ये कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो याद करना है वो खाली इतना याद करना है, ये चीज आपको याद करनी है फाइनली, दैट्स। और इसको आप देख लो, समझ लो, अच्छे से याद कर लो, और फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखेंगे।